एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में जो हमने एमसीक्यूज किए थे उनमें से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इनके ऊपर हम एक 50 एमसीक्यू ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए, बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज क्लासिफाइड एज ए कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। यानी कि हमारे एनसीईआरटी बुक में किस मटेरियल को हमने कंडक्टर बोल के बोला है। सही है। ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है? प्लास्टिक, पोर्सलेन, नाइलॉन, सिल्वर। तो इसमें से कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सिल्वर। चलिए, अगला सवाल देखिए। व्हाई डज ए मेटल रॉड हेल्ड इन द हैंड नॉट शो साइन ऑफ चार्जिंग व्हेन रब्ड विथ वूल। क्या बोला है? हमारे हाथ में कोई एक मेटल रॉड है, हमने इसको वूल से रब किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये कंडक्टिंग रॉड है। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो हमारी बॉडी भी कंडक्टर है और हम ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। तो इसके ऊपर जितना चार्ज आता है वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? ग्राउंड को चला जाता है हमारे थ्रू, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज कितना मिलेगा हमें? 0। सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी एक्ट एज एन इंसुलेटर। सही है? नहीं है ना? ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, तो ये वाला गलत है। द मेटल रॉड कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय द फ्रिक्शन। मेटल रॉड को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नहीं कर सकते बोला है। नहीं किया जा सकता है, बस कंडीशन क्या होती है कि मेटल रॉड को इंसुलेट करना पड़ता है या फिर आइसोलेट करना पड़ता है, जिससे कि इसके ऊपर आने वाला चार्ज बह के ना जाए। सही है। तो यहाँ पे ये भी गलत है। द चार्जेस लीक थ्रू द बॉडी टू द ग्राउंड। मैंने क्या बोला था? जब हम इसको रब करते हैं तो इसके ऊपर आने वाले सारे चार्जेस हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड को चले जाते हैं। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स रिगार्डिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। कंडक्टर और इंसुलेटर में किस चीज का डिफरेंस है बोल के पूछा है। सही है। देखिए, इंसुलेटर्स हैव चार्जेस दैट मूव फास्टर देन दोज इन कंडक्टर्स। क्या बोल रहा है? इंसुलेटर के अंदर चार्जेस है और वो तेजी से मूव कर सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है, सिर्फ किस में मूव करता है? कंडक्टर में। नेक्स्ट, कंडक्टर्स आर ऑलवेज मेटल्स व्हाइल इंसुलेटर्स आर ऑलवेज गैसेस। ऐसा है क्या? इंसुलेटर हमेशा गैसेस होते हैं? नहीं होते हैं। और कभी आपने देख लो ये वाला प्लास्टिक रॉड, राइट? तो ये भी तो इंसुलेटर है, ये गैस थोड़ी ना है, ये सॉलिड है। तो इसका मतलब सेकंड वाला गया। थर्ड वाला क्या है? कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर डू नॉट हैव। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, इफ ए सिस्टम कंटेन्स 5 चार्जेस विथ वैल्यू +1 +2 -3 +4 -5, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। चार्जिंग बाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? सम ऑफ टोटल चार्ज। सही है। तो यहाँ पे देखिए, +1 +2 -3 -4, ये +1 +2 +3 हो जाता है, -3 के साथ कट जाता है। +4 -5 मतलब कितना बचेगा? -1। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 यूनिट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज इंप्लाइज दैट द चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? क्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस या नी। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। व्हाट हैपेंस टू द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम when many charged bodies within it interact and redistribute their charges। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे बॉडीज हैं, अगर ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा? हमने कुछ पढ़ा हुआ है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हाउ इज 1 कूलम डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। अगर इसको करंट के टर्म्स में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? देखिए, पहला वाला क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस 10 ओम। 1 वोल्ट 10 ओम के पास बोला है, तो ऐसे तो नहीं था। नेक्स्ट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। राइट? तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए इधर। हमें चार्ज का डेफिनेशन बोलना है। हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देन चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। राइट?
मेरे को 1 कूलम को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं 1 कूलम? अगर एलएचएस में 1 आया तो आरएचएस में भी 1 आना चाहिए। कब आएगा 1? दोनों की वैल्यू अगर 1 1 हो। 1 एम्पियर 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर करंट बहता है 1 सेकेंड में, तो तब चार्ज को हम क्या कहेंगे? 1 कूलम। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसके लिए सही ऑप्शन होगा द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। तो सही ऑप्शन क्या है इसके लिए? ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body every second approximately, in how much time it get total charge of 1 coulomb on the body? सही है, क्या बोला है? अगर एक बॉडी से हर सेकंड 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, तो कितने टाइम के बाद उसके ऊपर चार्ज 1 कूलम आएगा बोल के पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। चार्ज लाना है हमें 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हर सेकंड पास हो रहे हैं वो कितने हैं? 10 to the power 9। तो कितने टाइम में इसका चार्ज 1 कूलम होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं? Q इज इक्वल टू एन ई टोटल में, करेक्ट है। तो इसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो यहां से आप अगर इसको इधर लेके आते हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन इज इक्वल टू एन इंटू टी हो जाएगा। इसके अंदर पुट करेंगे ये वाला 1 विच इज इक्वल टू एन टी इंटू ई। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई एन ई। ठीक है, ये वैल्यू 1 एज इट इज रखेंगे। एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 10 to the power 9 इंटू ये वैल्यू ई की 1.6 10 to the power माइनस 19। तो इसको अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये होगा -10। इस -10 को ऊपर लेके जाइए और 1/1.6 का आंसर कितना आता है? 0.625 इंटू 10 to the power 10 आएगा, करेक्ट। इतने सेकंड का टाइम लगेगा। अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 200 साल आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 200, सही है, अप्रोक्सीमेट 198 ईयर्स। तो करना कैसा था इसमें? क्यू दिया हुआ है, नंबर पर सेकंड दिया हुआ है, तो उससे टोटल नंबर निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एट व्हाट स्केल डज द ग्रेनी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिकम्स विजिबल नेसेसिटेटिंग द यूज ऑफ क्वांटाइजेशन? तो क्या बोला है, कब हमें क्वांटाइजेशन का फील आएगा, मतलब हर एक पार्टिकल सेपरेट सेपरेट सिंगल चार्ज के बराबर होता है, ये कब आएगा? द कॉस्मिक लेवल यानी कि पूरा यूनिवर्स के लेवल पे देखेंगे तो नहीं। बोथ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल, द मैक्रोस्कोपिक लेवल, द माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें कब फील होता है? जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम की बात जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्वांटाइजेशन फील होता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक लेवल, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? इफ ए बॉडी इज सेड टू बी if a body is said to have a charge of 3.2 into 10 to the power minus 18 coulomb, how many electrons does it have lost? तो यहां पे क्या बोला गया हमें कि एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज है, तो बताइए इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है बोल के पूछा है, राइट। तो कैसे बताएंगे इसमें? देखिए आपको यहां पे दे रखा है Q, क्या दिया हुआ है? Q, ये वैल्यू है Q की, राइट। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अब इसके लिए कैसे करेंगे हम? हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर। हमें एन निकालना है, तो यहां से Q की वैल्यू लिखेंगे हम 3.2 10 पावर माइनस 8 विच इज इक्वल टू एन, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहां से ये 1.6 और ये 3.2 को हमने काट दिया, तो ये 2 चला गया, ये वाला -18 था। देखिए ये 19 और 18 काट दिए, तो यहाँ पे -1 बाकी रहेगा। तो यहां से अगर आप देखें तो कितना मिल रहा है आपको? 2, उधर का 10 पावर -1 इधर लेके आइए तो 10 पावर +1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई n की। तो यहां से n पता चल रहा है आपको 20। तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट हैपेंस टू एन इंसुलेटर व्हेन इट इज रब्ड एंड गेन्स ए चार्ज, राइट। तो यहां पे क्या बोला है? एक बॉडी को आपने ऐसे रब किया है, इसने
इसको रब करने से इसने कुछ चार्ज को गेन किया है। अब वो चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं बोला है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए जिससे इसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किए जिससे इसका वजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ने के बाद देखते हैं। द चार्जेस स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द एंटायर सरफेस। इंसुलेटर बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज आया है तो ये चार्ज पूरे बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, नहीं होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किसके ऊपर होता है, कंडक्टर के ऊपर होता है, इंसुलेटर पे नहीं होता है। इंसुलेटर में जहां चार्ज रह जाता है वो वहीं पे रह जाता है। कंडक्टर में क्या होता है, कहीं पे भी चार्ज रखो पूरे बॉडी के ऊपर कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली बह जाता है। सही है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखिए, द इंसुलेटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए सेमीकंडक्टर। तो ये क्या बोल रहा है कि इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में बदल जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, द चार्जेस स्टेज एट द सेम प्लेस वेयर इट वाज पुट। चार्जेस जहां थे वहीं पे रह जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाई डज द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज डिसअपियर एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। जब कोई बड़ा बॉडी लेके हम उसको चार्ज करें तो वहां पे आपको Q इज इक्वल टू NE जैसी फील नहीं आती है। ऐसा होने का रीजन क्या है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो उस टाइम पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, बिकॉज द स्टेप साइज E इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। तो ये वाला सही है, क्योंकि E की वैल्यू जो होती है मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के कंपेरिजन में बहुत छोटी होती है, तो तब हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटाइजेशन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑन ए बॉडी। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा चार्ज का जिससे कि हम इस किसी बॉडी के चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो होती है E की वैल्यू। किसकी वैल्यू, E की। तो इसका आंसर क्या होगा, E। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, इट अक्वायर्स वेक्टर एडिशन बोल रहा है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन कैसे हो सकता है, तो ये वाला गलत है। चार्जेस एड अप लाइक नंबर्स अल्जेब्रिकली, तो ये सही था। द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट a cubic centimeter of copper contains these many electrons. What does this illustrate about the unit of 1 coulomb? किसी कॉपर पीस के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हमें 1 कूलम के बारे में बताना है। तो अब यहाँ पे बताइए, 1 कूलम इज ए वेरी लार्ज यूनिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, when an electron and proton are created from a neutron what is the net charge before and after। हमने क्या पढ़ा हुआ है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज neither be created nor be destroyed but it can be transformed। जब आप एक न्यूट्रॉन को फोड़ के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ ये रहा न्यूट्रॉन, ये फूट गया, इससे बना एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन साथ में न्यूट्रिनो, राइट। ये कुछ इस तरीके से निकल रहा है, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो आएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव। अब देखिए ये प्रोसेस से पहले कितना चार्ज था, 0, इनिशियल चार्ज 0। अब यहां जितना पॉजिटिव है यहां उतना ही नेगेटिव है, तो इन दोनों को मिला के फिर से देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिफोर भी 0 आफ्टर भी 0। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, बिफोर 0 आफ्टर 0। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विच डिवाइस इज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट फॉर द डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो कौन सा डिवाइस है जिससे आप चार्ज मेजर करते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोस्कोप। तो सही ऑप्शन क्या होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट वन, if a body has n1 electrons and n2 protons and the body is found to be positively charged what must be true। क्या बोला है, एक बॉडी के अंदर n1 इलेक्ट्रॉन्स है और n2 प्रोटॉन्स है। देखिए n1 इलेक्ट्रॉन्स n2 प्रोटॉन्स, और क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ज्यादा होंगे इसके अंदर, प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए,
N2 ज्यादा N1 कम। तो ऑप्शन देखिए N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, प्रोटॉन्स कम होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अर्थिंग इन हाउस होल्ड सर्क्यूट्स एज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंडक्टर्स। घर पे जो हम अर्थिंग का कनेक्शन बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है बोल के पूछा है। क्या पर्पस होता है? एक तो शॉक से बचना होता है, और जो डैमेज होने वाला है वो डैमेज को रोकना होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, टू प्रोवाइड ए सेफ्टी मेजर बाय ट्रांसफरिंग लीकेज ऑफ करंट टू द ग्राउंड। बिल्कुल सही है। जो करंट लीक करके बॉडी के सरफेस पे आया हुआ था, जब हम उसको छूते हैं तो हमें हमारे थ्रू ग्राउंड को जाने वाला था, जिससे हमें शॉक लगता है। तो हमने क्या कर दिया, पहले से उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो करंट अपने आप बह के कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस है, तो हमें टोटल चार्ज बोलना है। जैसे कि हमें पता है टोटल चार्ज लाने के लिए सारे चार्जेस को सम अप करना होता है विथ साइन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप टोटल चार्ज लिखना चाहेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी है? +2। Q2 कितना है? -5 प्लस 4, तो कितना होगा ये? 2 और 4 6, 6 - 5 1। तो इसका आंसर आएगा 1 माइक्रो कूलम आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? +1 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात किया जा रहा है, तो इनमें से बताना है हमें कौन सा आएगा। चार्ज क्वांटाइजेशन इज ओनली वैलिड फॉर प्रोटॉन। ऐसा पढ़ा है कहीं पे कि सिर्फ प्रोटॉन्स में चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता है बोल के? हर जगह होता है। ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनके लिए नहीं था, वो टोटल में ही हर जगह पे चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। तो चार्जेस अपीयर एज ए कंटिन्यूअस फ्लूइड। तो ये बोल रहा है कि चार्ज की हर वैल्यू पॉसिबल होगी, तो ये भी नहीं है। चार्जेस कैन टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ E/2, E/3 ऐसे भी होता है बोल रहा है, नहीं होगा, है ना। चार्ज कैसी वैल्यू ले सकता है? E, 2E, 3E, 4E, 7E, इस तरीके से ले सकता है। तो ये क्या बोल रहा है? चार्जेस अपीयर इन डिस्क्रीट लंप्स ऑफ मैग्नीट्यूड E। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, इफ ए बॉडी gains a charge of -1.6 10⁻⁻15 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज इट गेन्ड। तो यहाँ पे आपको चार्ज दिया है, पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Q = NE लिख देंगे। Q की वैल्यू दे रखा है आपको 1.6 10⁻⁻15 विच इज इक्वल टू N 1.6 10⁻⁻19। यहां से 1.6 काट देंगे, 10⁻⁻15 10⁻⁻19 निकालेंगे, -4 आएगा। उसको इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू N। तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ रही है? 10,000। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके लिए? ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम if a charge Q1 moves from a body A to a body B, the total charge of the system is। क्या बोला है? कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। देखिए ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 2 बॉडी है, ये बॉडी A, ये बॉडी B। यहां से Q1 चार्ज इधर जा चुका है। तो हमें पूछा गया कि सिस्टम का टोटल चार्ज कैसा रहेगा। सिस्टम कौन है यहाँ पे? A, B है, या फिर ये पूरा राउंड वाला है? पूरा राउंड वाला। राउंड वाले में पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही होगा, बस इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हुआ है, लेकिन टोटल ना तो बाहर से कुछ आया ना तो बाहर कुछ गया हुआ है। तो नेट चार्ज कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, वाई इज द अर्थ कंसिडर्ड एज ए गुड कंडक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउस होल्ड सेफ्टी। सही है, अर्थ को गुड कंडक्टर क्यों माना गया? राइट, इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नहीं, अगर हाई रेजिस्टेंस होता तो एक गुड कंडक्टर कैसे होता? नेक्स्ट, इट क्रिएट्स न्यू चार्जेस टू बैलेंस द सर्किट। चार्ज क्रिएट किया जा सकता है क्या? नहीं, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट वन, इट कैन एक्सेप्ट ए लार्ज फ्लो ऑफ चार्ज विदाउट बिकमिंग सिग्निफिकेंटली चार्ज्ड। अर्थ जो है
कुछ भी चार्ज दे दो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे कि उसका वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ए प्रोटॉन इज असाइन्ड विद ए चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज कौन सा है इसमें से? प्लस ई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज कंसिडर्ड एज लार्ज इनफ दैट क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड बिकॉज। तो यहाँ पे क्या बोला है? 1 माइक्रोकूलम चार्ज को हम क्वांटाइजेशन के लेवल से बाहर मानते हैं, राइट। यहाँ पे क्वांटाइजेशन को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे बोला गया। क्यों ऐसे होगा? मैक्रो स्केल बॉडीज डू नॉट ओबे क्यू इज इक्वल टू यानी। ये क्या बोल रहा है? जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होते हैं उनके अंदर ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, बस हम इग्नोर करते हैं। तो ये वाला गलत है। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 13 टाइम्स द बेसिक चार्ज। ये है क्योंकि माइक्रोस्कोप एक माइक्रोकूलम कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 13। देखिए इधर 1 माइक्रोकूलम चार्ज कंटेन्स n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। एक माइक्रोकूलम के अंदर 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास में होते हैं। वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन पावर तो इतना ही रहेगा, 10 टू द पावर 13। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पे हम क्या करेंगे? इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टच ए चार्ज्ड मेटल रॉड विथ योर बेयर हैंड्स। कोई मेटल रॉड है, चार्ज है, आप इसको ऐसे टच कर लेना, राइट। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो क्या होगा? इसका चार्ज आपकी बॉडी में आ जाएगा, बस इतना ही। तो इसका आंसर क्या होगा? द चार्ज इज ट्रैप्ड इन योर स्किन। तो ये क्या बोल रहा है कि चार्ज तुम्हारे स्किन में घुस जाएगा? ऐसे नहीं है। द चार्ज फ्लोज थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड। हमारी बॉडी से होता हुआ किसको चला जाएगा? ग्राउंड को जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट। बताओ कौन सी वाली प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है जो चार्ज की है ना? चार्ज की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इसके अंदर? आपने एडिटिविटी पढ़ा था, एडिटिविटी है। क्वांटाइजेशन पढ़ा था, क्वांटाइजेशन है। कंजर्वेशन पढ़ा था, कंजर्वेशन भी है। आपने मैग्नेटिक अट्रैक्शन पढ़ा था क्या चार्ज के बारे में? नहीं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, इट बिकम्स। कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पहले न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव कर दिया, तो अब क्या ज्यादा है? प्रोटॉन्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर आपने इसके न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस को लाके ऐड किया होता तो तब क्या था? चार्ज नेगेटिव। तो सही ऑप्शन क्या था इसका? पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। बताओ एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 6 इंटू 10 टू द पावर 18। नेक्स्ट वन, why can a plastic comb attracts bits of paper after being rubbed on dry hair। जब आप बालों में कंघा घुमाते हैं, है ना, तो वो पेपर के पास जब लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। ऐसा करने का रीजन क्या है? जब कॉम्ब को आप बालों में से चलाते हैं तो इसको चार्ज मिल जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इट हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज दैट स्टेज इन प्लेस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, राइट। नेक्स्ट वन, अगला वाला देखिए, इफ ए सिस्टम हैज टोटल चार्ज 0। कोई सिस्टम है जिसका टोटल चार्ज 0 है, डज दिस मीन नो चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। कोई न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? अगर किसी सिस्टम का चार्ज 0 है तो इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं बोल रहे हैं। सही है कि गलत है? गलत है। तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं और दोनों बराबर नंबर में होते हैं। नो, इट जस्ट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। बताओ इनमें से कौन है इंसुलेटर? ह्यूमन बॉडी नो, कॉपर नो, और एल्यूमिनियम नो। तीनों तो कंडक्टर है, तो बचा कौन? पोर्सलिन। सही है। चीनी का कप है ना, जो चाय का कप होता है वो वाला पोर्सलिन होता है, राइट। नेक्स्ट अगला वाला, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
नेट चार्ज कैन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग प्लस 5e माइनस 5e यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। प्लस 5e और माइनस 5e को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, इफ यू हैव ए मेटल वायर टू कनेक्ट ए चार्ज बॉडी टू द अर्थ द प्रोसेस इज कॉल्ड। किसी भी चार्ज बॉडी को अगर अर्थ के साथ आप जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए मैक्रोस्कोपिक बॉडी इज यूजुअली, राइट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होंगे बोल के पूछा है, एक्सट्रीमली लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 23, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वन, व्हाई आर द इंटरनल चार्जेस ऑफ ए कंडक्टर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं बोल के पूछा है, बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू एनी एटम्स। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसकी वजह से वो इधर उधर चलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, What happens if you rub a metal rod while wearing rubber gloves? हाँ, आपने रबर ग्लव्स हाथ में डाल के एक रॉड मेटल का रख के उसको चार्ज किया। आप बताओ, जब भी आप इसको चार्ज करेंगे तो आप चार्ज बहेगा कि नहीं बहेगा, नहीं बहेगा। क्यों, आपने रबर के ग्लव्स पहने हैं, यानी कि ये चार्जेस को बहने से रोक लेगा। तो अब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है इसी पे रह जाता है, यानी कि बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, द रॉड विल शो ए साइन ऑफ चार्जिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। सॉरी, यहाँ पे विल नॉट था, विल शो है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे चार्ज होता रहेगा, राइट। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कूलम्स लॉ के साथ, राइट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपके जो भी डाउट्स है आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।